हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपका चल रहा था हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि जो मुख्य पॉइंट है वो आपका है न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। तो ये हमने आपकी न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको 28 नंबर मिलेंगे यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो, इसकी आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करते हो। तो आपको मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप 28 मार्क्स बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो मिस की तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। इसलिए आपको इसकी जो भी वीडियो आती है वो आप उसे पूरा देखोगे और उसे याद भी करोगे, क्योंकि देखने से कुछ नहीं है, वो चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होगी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको इस सीरीज़ से संबंधित आपको जो भी वीडियो प्राप्त होती है आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे और उसे याद भी कर लोगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं और आप 28 मार्क्स को बहुत ही आसानी से प्राप्त करें। तो देखो, हमने इसमें जो आपकी पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखो इसके आके बहुत सारे पॉइंट लिखाए थे, 39 पॉइंट लिखाए थे, जिनको आपने देखा होगा। हमने प्रत्येक पॉइंट को समझाया भी था, जैसे कि जितना हम समझा सकते थे, क्योंकि यदि हम प्रत्येक को बहुत अच्छी तरह से डिफ़ाइन करते तो बहुत समय वेस्ट होता। इसलिए हमने सबको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया था। अब इन पॉइंटों को हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे और आपको इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करना है, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे आप 28 मार्क्स को गेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यदि आपको 28 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो वीडियो को डेली देखोगे जब भी आपको इस सीरीज़ से संबंधित वीडियो प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो आज से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है अनुवाद के नियम। क्या है? अनुवाद के नियम। तो शब्द से पता चल रहा है कि अनुवाद मतलब होता है कि किसी भाषा से दूसरी भाषा में बदलना, यानी कि हमारा जो मुख्य पॉइंट है वो है हिंदी से अंग्रेजी में बदलना। तो जब हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो कुछ अनुवाद के नियम होते हैं। क्या होते हैं? कुछ अनुवाद के नियम होते हैं। यदि वो नियम हमें याद नहीं होंगे तो हम किसी भी वाक्य को ठीक प्रकार से नहीं बना सकते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये नियम याद होने चाहिए। तो वो नियम कौन से हैं? तो इनको हम 1 बाय 1 आपको समझाएंगे और आपको इन नियमों को याद रखना है, क्योंकि ये नियम आपके शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे। किसी भी वाक्य में ये आ सकते हैं, इसीलिए आपको इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। बिल्कुल भी इनको मिस नहीं करना है और इनको याद भी करना है। जब आपको याद हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी हमारी न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स। क्या है? न्यू सीरीज़ 28 मार्क्स, यानी कि इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको 28 नंबर कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो सब इसमें आपको बताया जाएगा। और इस वीडियो में इसमें आपको जो भी वीडियो प्राप्त होती हैं आप उन्हें डेली देखोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार देखोगे, जब तक आपकी समझ में ना आ जाए, तभी तो आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो 28 मार्क्स। तो हमने बताया था कि आज इसका पहला पॉइंट चलेगा अनुवाद के नियम। इसी तरह से इसके दूसरा, तीसरा हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कम से कम आपके 2 या 3 पॉइंट क्लियर हो सकें, जिससे कि आपकी ये सीरीज़ जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। ठीक है, तो आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? आपका अनुवाद के नियम। तो देखिए, इसमें पहला ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि नॉट सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है नहीं। तो नॉट हमेशा मेन वर्ब से, मेन वर्ब को बोलते हैं हम मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य क्रिया। तो कह सकते हैं नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है।
तो देखो ये बात हमको अपने दिमाग में बैठानी है कि नॉट जब भी आएगा वो मेन वर्ब से पहले आएगा। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा कि राम घर नहीं जाता है। अब देखो इसमें नहीं शब्द आ गया, ठीक। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब इसमें हमारी है जाना। क्या है? जाना। जाना जाता एक ही बात होती है, क्योंकि इसमें ये टेंस की पहचान जी हुई है, इसलिए इसमें यहाँ ता आ गया है। और जाना का मीनिंग होता है आपका गो। देखो मेरा उद्देश्य आपको समझाने का है, यदि आपकी समझ में नहीं आया तो बेकार है फिर। तो मैं आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप पूरी सीरीज़ को बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो हमने बताया कि नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। अब देखो इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं। राम, अब देखो ये है आपका जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान लिया आपने, और नेगेटिव है, तो इसमें हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए लगाएंगे इसमें हम डज नॉट। तो राम डज नॉट, जाने की होती है गो टू हाउस। अब देखो नॉट को देखते हैं कि कहाँ है। देखो हमने नॉट लगाते समय बिल्कुल नहीं सोचा था कि नॉट कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हमने वाक्य को बना दिया। अब इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे कि हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, वो हमारी गो है। क्या है? गो है। और नॉट कहाँ आ रहा है? देखो गो से पहले आ रहा है। तो चाहे सेंटेंस कोई भी हो, कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन जो नॉट आता है वो मेन वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, रहा, रही, रहे वाले वाक्यों में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब रहा, रही, रहे किसी भी वाक्य में आ जाता है तो क्या करोगे? वर्ब में आप आईएनजी का प्रयोग करोगे। ये किसके नियम है? अनुवाद के। यदि आप इन नियमों को फॉलो नहीं करोगे तो आप अनुवाद नहीं कर पाओगे, और कर भी पाओगे तो गलत कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक देखो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। राजेश चाय पी रहा है। देखो छोटे छोटे सेंटेंस लेने का मेरा उद्देश्य है आपकी समझ में आना। यदि मैं सेंटेंस बहुत बड़ा ले लूँगा तो आप सेंटेंस में ही उलझ जाएंगे, और जिस चीज़ को हम आपको सिखाना चाह रहे हैं आप उसे सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो छोटे वाक्य के लिए क्यों लिए हैं? ताकि आपकी समझ में जो रूल हमने बताया है उसको आप ठीक प्रकार से समझ सकें। तो क्या है? राजेश चाय पी रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। राजेश है आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, इज का प्रयोग करेंगे। इज, राजेश इज, पीना की होती है ड्रिंक। क्या होती है? ड्रिंक। तो ये हमारी वर्ब है, और रहा, रही की क्या लगा देंगे इसमें? आईएनजी, ड्रिंकिंग। तो राजेश इज ड्रिंकिंग, राजेश पी रहा है। क्या पी रहा है? चाय, टी। तो राजेश इज ड्रिंकिंग टी। तो देखो वर्ब में क्या लगी हमारी? आईएनजी लगी। क्या लगी हमारी? आईएनजी। क्यों लगी? क्योंकि रहा, रही आ रहा था। तो ये बात हमारी सत्य होती है कि जब रहा, रही, रहे आए तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये बात हमको अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है, क्योंकि ये बात कभी झूठ सिद्ध नहीं होती है। इसी के साथ तीसरा रूल देखिए, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया वाले वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये भी बात कॉमन है कि जब किसी वाक्य में
चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, इनमें से कोई सा भी वर्ड आता है तो क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपको थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो आप फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दोगे तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगी, तो मैं कहता हूँ कि वो गलत भी नहीं होगी। जैसे कि प्ले शब्द है आपका और आपको थर्ड फॉर्म मान लीजिए आती नहीं है तो क्या करोगे, आप छोड़ के आओगे, लेकिन आप क्या कर दो, इसमें PLAY लगा दोगे तो आपकी, वैसे ये सही है मानता हूँ मैं, लेकिन अगर आपने इसमें किसी वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने गो दे दिया और गो की वैसे वेंट गॉन होती है, लेकिन आपको एट ए टाइम याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसमें थर्ड फॉर्म आनी है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप उसमें ईडी लगा दोगे। तो जो भी एग्जामिनर होगा वो देखेगा इसको क्या लिखा हुआ है, गोइट लिखा हुआ है, तो वो अपने माइंड में इस बात को फील करेगा कि ये फर्स्ट तो है नहीं, फर्स्ट तो है नहीं, और मैं इसे सेकंड भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो सेंटेंस है वो थर्ड फॉर्म को मांग रहा है। जब फर्स्ट नहीं है तो क्या है, ये थर्ड ही है। और बच्चा इतना तो जानता है कि थर्ड फॉर्म इस तरह की होती है। यदि मान लो आपने गो का गो लगा दिया तो वो इसको बिल्कुल काट देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि चुका चुकी आ रही है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ये इसमें ईडी लगा के लिख दिया है तो उसके माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि बच्चा जानता है कि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन उसे याद नहीं है, आने वाले समय में याद कर लेगा और वो आपके इसको सही कर देगा और आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस बात को भी याद रखोगे। ठीक है, तो बात थी हमारी चुका चुकी चुके लिया दिया आई, तो क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे कह सकते हैं मोहन पत्र लिख चुका है। ठीक, मोहन पत्र लिख चुका है, तो क्या आ गया, चुका आ गया। अब क्या है, इसमें हमको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। क्यों लगानी है, क्योंकि हमारे इसमें क्या आ चुका है, चुका चुकी चुकी, इनमें से वर्ड आ चुका है। तो इंग्लिश में आते हैं इसकी, मोहन हैज रिटन द लेटर। तो देखो ये आपकी थर्ड फॉर्म है रिटन, क्योंकि राइट की होती है, राइट रोट रिटन होती है, लेकिन उस समय आपको अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, आप WRITED लगा दोगे इसमें तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो इसको फर्स्ट फॉर्म तो मानेगा नहीं, वो इसको क्या मानेगा, थर्ड ही मानेगा। और क्या इस्तेमाल करेगा कि बच्चा जानता है कि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन उसे याद नहीं है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में याद कर लेगा और आपका सेंटेंस वो करेक्ट कर देगा। तो ये बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि चुका चुकी चुके लिया दिया आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे फिर रूल लिखाते हैं। तो इसका अगला चौथा पॉइंट है, जब क्या शब्द शुरू में आए तो, जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस की HV होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको फुल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्रत्येक टेंस की अलग अलग होती है। ठीक है, जब हम आपको टेंस पढ़ाएंगे तो इस चीज़ को हम डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो शुरू में आए तो उस टेंस की HV को शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बस समझ में आई।
अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो दोनों बातें याद रखनी है कि HV को शुरू में लगाते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कह सकते हैं क्या प्रीतम खाना खा चुका था। ठीक है, देखो मैं सब तरह के टेंस ले रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि क्या प्रीतम खाना खा चुका था, तो देखो बाद में था रहा है तो हमने पास्ट ले लिया, कोई बात नहीं। ये चीज़ हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि पास्ट कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट कैसे पहचानते हैं। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आपको हर चीज़ जो हमने कहा है कि 28 मार्क्स आपको दिलवाने हैं तो दिलवाने हैं। सिर्फ आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, तो क्या प्रीतम खाना खा चुका था, तो देखो क्या शुरू में आ रहा है और आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। देखो पहचानते कैसे, था आ रहा है तो था से क्या होता है आपका पास्ट। मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि था आ रहा है तो क्या हो गया पास्ट, और चुका आए तो क्या होता है परफेक्ट। क्या होता है परफेक्ट। था आए तो पास्ट होता है आए तो प्रेजेंट होता है, गागी के आए तो फ्यूचर होता है। इस तरह से पहचान लेते हैं। तो क्या हो गया पास्ट, और थोड़ा आगे बढ़े चुका से क्या होता है परफेक्ट, तो कौन सा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। ऐसे बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो देखो जब पास्ट परफेक्ट HV होती है आपकी हेड, क्या होती है हेड। तो हम बता चुके हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो उस टेंस के HV को शुरू में लगाते हैं। तो इसकी HV क्या आपकी हेड। प्रीतम थर्ड फॉर्म लगेगी ईटिन द फूड, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलोगे, ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव की ये खास पहचान होती है। ठीक है ना, तो आप इसे नहीं भूलोगे। हाई स्कूल स्तर पर इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर आपके मार्क्स काट देंगे। ठीक है, तो हेड शुरू में लगाया, क्यों लगाया, क्या शब्द शुरू में आया था। ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे देखिए 5वां रूल, जब क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आए तो, जब क्या क्यों कैसे कब कहाँ बीच में आए तो उन शब्दों की अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं तथा अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क वाली बात तो पुरानी है आपकी, क्योंकि इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। कह सकते हैं कि जिसमें क्या क्यों कैसे कब कहाँ, अगर इनमें से कोई शब्द आता है तो उसमें तो क्वेश्चन मार्क लगना है ही है। ठीक है, तो क्या है बीच में आ जाए तो इनके कहाँ लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो कह सकते हैं दिनेश पत्र क्यों खरीद चुका है। तो दिनेश पत्र क्यों खरीद चुका है, देखो है से क्या होता है प्रेजेंट होता है, और चुका से हम पहले बता चुके हैं क्या होता है परफेक्ट होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और HV लगते हैं इसमें आपकी हैज और हैव। एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि जब क्या क्यों कैसे बीच में आए तो उन शब्दों में अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं, शुरू में लगाते हैं। तो क्यों क्योंकि शुरू में आएगी आपकी, क्योंकि क्या होती है वाई, क्या होती है वाई, और इसमें आपकी लग जाएगी हैज, वाई हैज दिनेश। थर्ड फॉर्म आएगी बॉट द लेटर, और क्वेश्चन मार्क तो अति आवश्यक है, इसे तो भूलना ही नहीं है। तो ये था आपका 5वां पॉइंट। एक पॉइंट और रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो बहुत ही खास बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जो गलती होती है वो स्टूडेंट से, वो जो मैं आगे 6 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ उसमें ही गलती होती है। तो देखिए
जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV हो तो, यानी जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV हो तो एक शब्द को ही HV मानते हैं। यानी कि एक शब्द को ही HV मानते हैं। कब? जब HV में ज़्यादा शब्द आ जाएं तो देखो अक्सर इसमें गलती हो जाती है। कब होती है? जैसे कि आपका नेगेटिव वाक्य आ गया और उसमें आपके दो शब्दों की HV आ रही है और आप क्या करोगे, नॉट को उसके बाद लगा दोगे HV के बाद, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात फीड है कि नॉट हमेशा HV के बाद आता है, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि जब HV में एक से अधिक शब्द हों, जैसे कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर मेरा घर जा रही होगी, मीरा घर जा रही होगी, ठीक है। तो हमने बनाया मीरा विल बी गोइंग टू हाउस, ठीक है, कोई परेशानी बात नहीं है। HV क्या है इसमें हमारी? विल बी, ठीक है। आपकी HV क्या है इसमें? विल बी HV है। लेकिन मैं इस बात को अगर नेगेटिव कर दूं, मैं ये कह दूं कि मीरा घर नहीं जा रही होगी, मैंने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया। तो जब नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, नॉट लगा देते हैं सिर्फ। तो वो हम आपको बता चुके हैं कि जब एक वाक्य में एक से अधिक शब्दों में HV हो तो एक शब्द को ही HV मानते हैं। तो इसमें हम केवल बिल को ही HV मानेंगे। ऐसा नहीं है पूरा बिल भी को HV मान लेंगे, केवल बिल को ही मानेंगे। तो वाक्य बनेगा आपका मीरा विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। स्टूडेंट इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, विल बी के बाद सीधा सीधा नोट लगा दिया, जहाँ पर हो गया सही, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, अक्सर गलती इसमें ही होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि इसे इंट्रोगेटिव कर दें, इंट्रोगेटिव मतलब होता है कि इसके शुरू में हम क्या लगा दें, 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 ठीक है। तो क्या मीरा घर नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जब क्या शब्द शुरू में आए तो क्या करते हैं, उस HV को शुरू में लगा देते हैं। अब HV आपकी क्या है, विल बी है, क्या है, विल बी है ना HV, तो विल बी आगे लगा दोगे, बट नहीं, क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक शब्द को ही HV मानते हैं। तो हम HV सिर्फ किसे मानेंगे, विल को, तो आगे किसे लगाएंगे, अलग सेंटेंस बनाता हूँ समझ में अच्छी तरह से आ सके, ठीक है। तो विल मीरा नॉट बी गोइंग टू हाउस, क्वेश्चन मार्क, ठीक, बात समझ में आ गई। ये गलती अक्सर होती है क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि HV के बाद नॉट लगाने पर वाक्य नेगेटिव हो जाता है, HV को शुरू में लगाए थे तो वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता है। बट ये बात भी हमको याद रखनी है कि HV के सिर्फ पहले शब्द के बाद ही नॉट लगाते हैं और पहले शब्द को ही आगे लगाते हैं, चाहे भले ही HV में कितने भी शब्द हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, लेकिन हम एक शब्द को ही HV मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी HV है एक बहुत बड़ी, विल हैव बीन, अब इतनी बड़ी है तो क्या मानेंगे, सिर्फ बिल को ही मानेंगे, आगे पीछे इसे ही करेंगे, नॉट लगाएंगे तो इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हैं आपके अनुवाद के नियम के, क्या हैं, अनुवाद के नियम के। तो आपको ये 6 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जब तक आपको ये 6 पॉइंट याद नहीं होंगे आप बहुत सारी गलतियाँ करते रहोगे। तो ये था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स का पहला पॉइंट, क्या था, अनुवाद के नियम। अब इसका दूसरा रूल आता है, आपका दूसरा जो पॉइंट आता है वो है इसमें आपका सेंटेंस, क्या है, सेंटेंस।
तो हम अगली वीडियो में सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की परिभाषा बताएंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस की अपनी पहचान होती है। क्योंकि जब तक आपको पहचान नहीं पता होगी आप किसी भी सेंटेंस को पहचान नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, ये वाला, तो क्या कहोगे, पता ही नहीं है। ठीक है, ये कहूँ ये कौन सा है, ये कौन सा है, तो कह सकते हो इसमें नॉट आ गया तो नेगेटिव है, बिल शुरू में आ गया तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन में आ गया तो इंट्रोगेटिव है, और इसमें कुछ भी नहीं है तो आपका अफर्मेटिव है। इस तरह से प्रत्येक सेंटेंस की अपनी पहचान होती है। तो हम अगली वीडियो में यही डिस्कस करेंगे आपसे कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के पार्ट। ठीक है ना। तो जब तक के लिए आपको ये रूल आपको याद रखने हैं ताकि अगले आने वाली वीडियो में इन रूलों को आप गलती करने से बचा सकें। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखोगे और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत।